नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन और रिवाज के अनुसार मेरे साथ आज हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद। क्या नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में एक आम नागरिक का अपना मुंह खोलना, शब्दों का इस्तेमाल करना, ख्यालों का इजहार करना विश्व के सम्मान है? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कई हफ्तों से हम लोग, महीनों से, सालों से हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं किस तरह से आज के मौजूदा भारत में बोलने की कीमत जो है बढ़ती जा रही है। बहुत लोगों को उन पे इल्ज़ाम लगता है, केसेस लगते हैं, लेकिन पिछले 10 दिन में जो कुछ 3 या 4 ऐसे इंसिडेंट्स सामने आए हैं वो वाकई जो है चौंकाने वाली बात है। क्योंकि अगर हम राहुल गांधी का मिसाल लें, जिस तरह से उनको लोकसभा में न सिर्फ उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है बल्कि यूके में कई बातें हैं उनकी, उसको लेके एक बहाना बनाया गया है कि जब तक वो अपनी बातों को वापस नहीं लेते, माफ़ी नहीं मांगते, तब तक जो है सरकार की ओर से, रूलिंग पार्टी की ओर से ये कहना कि हम पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। और इसके साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में कहा कि उनको खबर है कि दिल्ली में कई ऐसे मिसाल है जहां पे औरतों का शोषण हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने से डरती हैं। इसको लेके अब दिल्ली पुलिस ने उनको नोटिस जारी किया। और राहुल गांधी की मिसाल के अलावा 2 और जो मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगा, वो एक उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे एक पत्रकार ने, एक नौजवान पत्रकार ने एक मंत्री से अपने ही जो है इलाके में सवाल पूछने की जरूरत की कि भाई आप जो बातें उठा रही हैं, आपकी सरकार जो बातें कह रही हैं, वो हमारे ज़मीनी हकीकत से कोई तालमेल नहीं रखता। तो उनको फौरी तौर पे पुलिस ने केस दर्ज करके गिरफ्तार किया। और तीसरा मिसाल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से देना चाहूँगा, जहाँ पे कुछ महीने पहले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की कोशिश कुछ छात्रों ने की, और जाहिर है कि सरकार और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने वो अलाउ नहीं होने दिया, इजाज़त नहीं दी। लेकिन उसके साथ साथ अभी खबर आ रही कि 1 साल के लिए उनको विश्वविद्यालय से सस्पेंड किया गया, यानी कि वो ना क्लास आ सकते हैं, ना कोई इम्तिहान दे सकते हैं। यूँ समझिए कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक ऐसी फिल्म को दिखाने के लिए जो वैसे कानूनी, किसी भी कानूनी प्रक्रिया के चलते बैन नहीं हुई है, उसको छात्रों तक पहुंचाने का जो जुर्म उन्होंने किया, उसकी वजह से 1 साल उनका जो एक करियर है, एजुकेशनल करियर, उसको उस पर रोक लगा दिया गया है। और मुझे लगता है अपूर्वानंद कि ये जो तीनों के 3 मिसाल हैं, वैसे अगर हम पिछले 5-6 साल की बात करें, 10 साल की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्षी नेता के जो, विपक्षी पार्टी के जो टॉप लीडर हैं, उनको साइलेंस करने की कोशिश की जा रही है। आम छात्र को ये बताया जा रहा है कि आप विश्वविद्यालय में जो चीज़ बैन नहीं है उस पे भी आप जो है डिस्कस नहीं कर सकते, इसको, उसका प्रचार नहीं कर सकते। और एक रिपोर्टर जो जनता तक हकीकत लाने की काम की कोशिश कर रहा है, उसको जो है आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। तो विपक्षी नेता, छात्र, प्रेस, इन तीनों की आवाज़ जो है अमृतकाल में दबाई जा रही है। कहाँ तक ये सिलसिला अभी जाएगा आपके ख्याल में? नहीं, ये बहुत स्पष्ट है कि हम जिसे जनतंत्र कहते हैं, और जनतंत्र और कुछ नहीं है अगर वो प्रत्येक व्यक्ति की हर प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता और निर्भय रूप से स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसका मूल है, आधार है। यह कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिस वक्त मैं बोल रहा हूं सिर्फ उस वक्त बोलने की आज़ादी नहीं है, बल्कि मैं उसको बोल सकूं, बोलने के लिए मैं आज़ाद महसूस कर सकूं, निर्भय महसूस कर सकूं, बोलने के पहले और बोलने के बाद भी मैं आज़ाद रह सकूं, इसकी आज़ादी है। तो भारतवर्ष में अब यह बिल्कुल अनिश्चित हो गया है। आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं, आपको कोई सजा दी जा सकती है, आप दूसरे ढंग से दंडित किए जा सकते हैं।
सीमित की जा सकती है आपकी गतिविधि, कुछ भी हो सकता है। और इसलिए चूंकि ये इतना अनिश्चित हो गया है, इसलिए अभिव्यक्ति आबाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, और जनतंत्र बिल्कुल सीमित हो गया है। ये बात तो बहुत साफ जाहिर है। अगर हम पहला ही उदाहरण लें राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के पहले भारत के नागरिक हैं, भारत के व्यक्ति हैं। वे अगर इंग्लैंड जाते हैं या अमेरिका जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और उनसे लोग भारत की दशा के बारे में जानना चाहते हैं, तो वे कोई भारत के राज्याध्यक्ष तो है नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि वे कूटनीतिक ढंग से बात करें। उनका यह कर्तव्य है कि उनके देश की जो वास्तविक हालत है, जैसा वे समझते हैं, उसको बयान करें। और वैसा ही राहुल गांधी ने किया। इसकी आज़ादी उनको मिलनी चाहिए। और इसके पहले हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं ने यह काम दुनिया भर के दूसरे देशों में जाकर किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं। जब वो गए हैं और उनसे लोकतंत्र की सेहत के बारे में पूछा गया है और उन्होंने अपनी आलोचना की है वहां, तो यह आज़ादी किसी सामान्य नागरिक को भी है। और राहुल गांधी चूंकि विपक्ष के नेता हैं, तो उनकी यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि विपक्ष का नेता भी एक तरह से जनता का नेता है और लोग उससे जानना चाहते हैं कि आपके देश की हालत क्या है। तो राहुल गांधी वहां झूठ तो नहीं बोल सकते थे। वो ये नहीं कह सकते थे कि नहीं, जनतंत्र पूरी तरह से सेहतमंद है, सब कुछ ठीक है। यह बात अब पूरी दुनिया देख रही है कि और हम इसको किसी पर्दे में नहीं रख सकते। अब पूरी दुनिया के पत्रकार देख रहे हैं, यहाँ जो दूतावास हैं विभिन्न, वे देख रहे हैं कि कैसे न्यायपालिका काम कर रही है, कैसे यहाँ के राज्यपाल काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों में कैसे पाठ्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, अखबार किस तरह बर्ताव कर रहे हैं, मीडिया कैसे बर्ताव कर रहा है। तो यह बात तो छिपी नहीं है, पूरी दुनिया को मालूम है। और अगर इस माहौल में आप बाहर जाकर कुछ छिपाना चाहेंगे तो आप हंसी के पात्र बनेंगे। तो राहुल गांधी ने तो वहां बिल्कुल ईमानदारी से बात की और मेरे ख्याल में बहुत नपे तुले ढंग से बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि हाँ, जनतंत्र, भारत का जनतंत्र सिर्फ भारत का मसला नहीं है। तो और उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन उस बात कहने की कीमत क्या है? वो सांसद हैं, पहले उनको बदनाम किया गया, झूठ फैलाया गया, और अब यह कहा जा रहा है कि हम आपको बोलने नहीं देंगे जब तक कि आप बिना शर्त बाहर माफी ना मांग लें। तो ये तो एक बहुत अजीबोगरीब शर्त है। आप इल्जाम लगा रहे हैं लेकिन आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, और आप बोलने नहीं देकर संसद को पूरी तरह स्थगित कर देना, और यह सरकारी दल कर रहा है, जो भारत में अभूतपूर्व है, आज तक नहीं हुआ है। और उसके बाद के दो उदाहरण आपने लिए, वे तो साफ हैं कि अब खासकर छोटी जगहों पर जो पत्रकार हैं उनका काम करना बहुत खतरनाक है। वे अपने विधायक से या अपने मंत्री से सवाल नहीं कर सकते, उसकी कीमत उनकी जान तक हो सकती है। यहां तो सिर्फ गिरफ्तारी हुई है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया, वह डॉक्यूमेंट्री कानूनी तौर पर प्रतिबंधित नहीं है। विश्वविद्यालय ने इसके पहले कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया था कि इस डॉक्यूमेंट्री को आप विश्वविद्यालय में कहीं दिखा नहीं सकते। अगर मैं एक कानूनी रूप से स्वीकृत डॉक्यूमेंट्री को दिखाना चाहता हूं तो आप मुझे रोक कैसे सकते हैं? और यह उसी विश्वविद्यालय में हो रहा है जहां शासक दल से जुड़े हुए छात्र संघ को हिंसा करने की इजाजत है। वह हिंसा कर सकता है, वो लोगों को पीट सकता है, वह कभी किसी को सस्पेंड करने का की खबर नहीं, ऐसा कोई कार्रवाई, किसी कार्रवाई की कोई खबर नहीं मिली। तो उस विश्वविद्यालय में आप दो छात्रों को निलंबित कर देते हैं, उनको परीक्षा देने से रोक देते हैं। तो भारत एक बहुत गंभीर हालत में है। इसमें कोई दो मत नहीं। एक तरह से राहुल गांधी को चुप कराने की जो कोशिश है, बल्कि पार्लियामेंट को ही पूरी तरह से, पार्लियामेंट के काम को रोकने की कोशिश, वो भी एक ऐसे वक्त पे जब विपक्षी दल सरकार से अडानी मामले के हवाले से जवाबदेही मांग रही है, और इसके साथ साथ एक पत्रकार की गिरफ्तारी और छात्रों का सस्पेंशन कहीं ना कहीं तो राहुल गांधी की उन बातों को सही साबित करता है जो जब वो इंग्लैंड में, ब्रिटानिया में जाके कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का गला घुटा जा रहा है, हालत बहुत ख़राब है। तो उनकी तनकीद जो है, उनकी जो आलोचना, एक तरह से सरकार खुद अपने कारनामों से साबित कर रहा है।
बिल्कुल साफ जाहिर है। राहुल गांधी ने यह कहा था कि जनतंत्र समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। यह कहना शायद गलत है। वह पहले ही ध्वस्त हो चुका है और उसकी गंभीरता को सबको समझना चाहिए। तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, यह एग्जेजरेशन नहीं था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं उन्होंने गैर वाजिब शब्दों का इस्तेमाल किया, अल्फाज का इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया को चिंता से देखना चाहिए कि वहां जो एक तरह का रिश्ता होना चाहिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो संस्थाएं काम करती हैं जनतंत्र को बना के रखने के लिए, उन संस्थाओं का अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देना, यह एक बहुत खतरे की बात है। क्योंकि जनतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता है, जनतंत्र सिर्फ बहुमत ले लेने से नहीं चलता है, कानून बनाने से नहीं चलता है, बल्कि न्यायपालिका के स्वतंत्र सक्रिय रूप से काम करने, मीडिया के स्वतंत्र सक्रिय रूप से काम करने और सारे संस्थानों के सक्रिय रूप से काम करने से चलता है। जब सारे संस्थान, वो चाहे चुनाव आयोग हो और सारे लोग देख रहे हैं, और दूसरे संस्थान हो जिनको स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई या बाकी सब, अब यह सब कुछ इतना पारदर्शी है कि आपने आज एक बात कही और कल आपके घर ईडी पहुंच गई। सरकार को छिपाने की भी कोशिश नहीं करती है। राहुल गांधी ने श्रीनगर में कहा कि मुझसे एक लड़की ने आकर कहा उसके साथ दुराचार हुआ, और उन्होंने कहा कि क्या मैं ये शिकायत पुलिस के पास करूं, तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं करना चाहती। इसको संवेदनशीलता के साथ समझने की जरूरत थी। इस बात के बहाने पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच जाए और वह भी एक पूरा दस्ता पहुंचे, हथियारबंद दस्ता, तो इससे अंदाज मिलता है कि सरकार दरअसल बतलाना क्या चाहती है लोगों को कि अब मेरी मनमानी चलेगी इस देश में, मैं जब जो चाहूं करूंगी और आप कुछ भी नहीं बोल सकते, हम विपक्ष को बोलने नहीं देंगे। आपने ठीक ही कहा कि मसला तो अडानी का था, मसला गौतम अडानी के मामले पर सरकार की जवाबदेही का था। विपक्ष अगर उस पर संसद की कार्रवाई रोकता तब बात समझ में आती, लेकिन उस पर जवाब देना दूर, सरकार ही संसद की कार्रवाई रोक रही है। तो संसद की कार्रवाई को रोकना और राहुल गांधी को न बोलने देना, यह एकदम प्रतीकात्मक है कि अब हम देश को बोलने नहीं देंगे। इससे जुड़ा हुआ एक और पहलू मैं उठाना चाहूंगा, वो ये कि शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से यह आलोचना आई कि भाई आप देश को बदनाम कर रहे हैं, आप ब्रिटानिया में जाके गलत बातें उठा रहे हैं, हकीकत कुछ और है, डेमोक्रेसी जो है जिंदा है, जो है एकदम हेल्दी है। लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि भाई ये बातें जो है हिंदुस्तान में खुद लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते और इतने सारे सबूत हैं, तो आलोचना जो है वो निशाना कुछ और वो बनाने लगे। शायद दो इवेंट्स में जब राहुल गांधी से शायद पूछा गया कि आप वेस्टर्न कंट्रीज की रिएक्शन के बारे में क्या बोलते हैं, तो उन्होंने एक तरह से यूएस, यूके, वेस्टर्न कंट्रीज को इन्फॉर्म करने की, मतलब उनका कहना था कि भाई आपको भी चिंतित होना चाहिए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और ये आपको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। इसको लेके जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इसी को आखिरकार जो है बहाना बनाया गया है कि आप विदेशी जो है ताकतों को दावत, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के सियासी हालात में, पॉलिटिकल सिचुएशन में दखलंदाजी करें। और ये वो पार्टी कर रही, ये इल्जाम वो पार्टी उठा रहा है, ये वो लीडर उठा रहे हैं जो जिन्होंने एक तरह से, अगर आप भारत और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिश्ते को समझने की कोशिश करें, किस तरह से मोदी के अमृतकाल में ये रिश्ते और गहरे हुए हैं, बहुत एक करीबी रिश्ता है, एक मिलिट्री सिक्योरिटी रिश्ता है। और अगर हम खास तौर पे वेस्टर्न ब्लॉक की बात करें तो क्वाड जैसे जो है अलायंस में भारत अब शामिल है, जो जिसका बुनियाद सीधे तौर पे पॉलिटिकल वैल्यूज पे आधारित है। और ये खुल के बताया जाता है कि भाई हम लोग 4 ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, और हम 4 मुल्क जो है हम इसीलिए नहीं इकट्ठे हुए क्योंकि हम सब चाइना के खिलाफ हैं। हालांकि शायद असलियत वही है, असलियत वही है, लेकिन जो तर्क दिया जाता है,
जो जो एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो ये है कि भाई जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया इसीलिए इस एशिया में अपने आप को संगठित कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या बातचीत का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि हम लोग, हमारी वैल्यूज एक है, डेमोक्रेटिक, रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। तो वैल्यूज को तो आपने जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको एक अहमियत दी, तो जाहिर है कि अगर यही वैल्यूज आपके अलायंस का एक आधार आप खुद कह रहे हैं और उन वैल्यूज पे अब सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि भाई आप किस हद तक उन वैल्यूज पे एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये चर्चा का विषय तो होगा ही होगा। हाँ, और राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनतंत्र एक पब्लिक गुड है, तो ये वो पूरी दुनिया के लिए है। और यह बात दुनिया भर के जनतंत्र कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी अगर जनतंत्र कमजोर होता है तो दूसरी जगह भी वो कमजोर हो जाता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है दुनिया में जनतंत्र को लगातार मजबूत करते जाना। चीन को लेकर हम लोग चिंतित रहते हैं, रूस को लेकर चिंतित रहते हैं, हंगरी या दूसरे देश, अभी इटली में एक बहुत अति दक्षिणपंथी सरकार बनी है, उसको लेकर हम लोग फिक्रमंद हैं। तो क्यों फिक्रमंद हैं? भारत के लोगों को क्यों होना चाहिए? और वह इसीलिए कि जनतंत्र, हर जगह का जनतंत्र एक पब्लिक गुड है। और राहुल गांधी ने यह बात भी अच्छी कही कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी भारत में रहती है, अगर वह आबादी जनतंत्र के अनुभव से वंचित हो जाएगी, वहां जनतंत्र यदि खत्म हो जाएगा, अचानक गायब हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? यह राहुल गांधी ने पूछा। और दुनिया पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, और दुनिया पर असर पड़ेगा उसका। अभी बहुत दिन नहीं हुए, 2002 के बाद नरेंद्र मोदी का वीजा रद्द किया गया था, उनको वीजा देने से मना कर दिया गया था। क्यों मना किया गया था अमेरिका में? उसके कुछ कारण थे, वे कारण तो अभी भी मौजूद है ना। क्यों? अब वीजा इसलिए बहाल हो गया कि आपको भारत की जनता ने चुन लिया, लेकिन वे कारण तो नहीं खत्म हुए। सिर्फ आपकी स्थिति बदल गई है, इसलिए अब आप कहीं भी जा आ सकते हैं, वो भारत के जनतंत्र के बल पर। लेकिन अगर भारत में जनतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए तो फिर वो मूल्य खत्म हो जाते हैं, वे सवाल खत्म हो जाते हैं। तो वे मूल्य तो सार्वभौम हैं, वो मूल्य किसी चौहद्दी में नहीं, देश के चौहद्दी में नहीं बंधे हुए हैं। और खुद हिंदुस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को लेकर या एक समय फिलिस्तीन को लेकर, बाकी जगहों को लेकर हिंदुस्तान ने अपना रुख बार बार स्पष्ट किया है। और जहां रहा सवाल अगर दूसरे देशों में दखलंदाजी का या किसी का, तो उसका हास्यास्पद उदाहरण तो नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया था जब उन्होंने अमेरिका के चुनाव में दखलंदाजी करने की कोशिश की। वो बहुत हास्यास्पद उदाहरण था जब उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार या कोई भारत का प्रधानमंत्री करे, इससे ज्यादा गिरी हुई बात कुछ नहीं हो सकती थी कि कोई भारत का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचारक बन जाए किसी दल का। तो वह कूटनीतिक दृष्टि से भी एक बहुत खराब काम कर रहे थे, लेकिन ये उन्होंने किया। तो अगर एक तरह से रिटर्न गिफ्ट मांग रहे थे ट्रंप से कि भाई आप मेरा सपोर्ट, मतलब मुझे सपोर्ट करें। हाँ, तो नमस्ते ट्रंप जो उन्होंने किया वो वह था कि अब की बार ट्रंप सरकार और नमस्ते ट्रंप, तो वह था। तो अगर आलोचना होनी चाहिए तो इसकी होनी चाहिए कि आपने भारत का सर अगर कहीं नीचा किया है तो वहां नीचा किया है। राहुल गांधी ने एक ईमानदारी की बात कही और राहुल गांधी ने यह भी कहा जवाब हमारे भीतर से आने वाला है। बल्कि उस चीज को या तो नजरअंदाज किया जा रहा है। मतलब हमने उनका बयान ये सुना किसी एक डिस्कशन में, सारी बातें तो मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन जब इस सवाल, मतलब वेस्टर्न जो है कंट्रीज का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, उसी से जुड़ा हुआ उनका जो रिस्पॉन्स था, वहां पे बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि भाई जिम्मेदारी जो है भारतीय लोगों की है। हाँ, हमारी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पहले तो बीजेपी ने इसको इग्नोर किया, बाद में उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि हमने आलोचना शुरू की इसलिए जो है ये आफ्टर थॉट था, वैसे ही उन्होंने बोल दिया। लेकिन आखिरकार जो है जिन तथ्यों को उन्होंने सामने करने की कोशिश की, जो इल्जाम उन्होंने लगाया खासतौर पे मोदी सरकार पे, जब आप खुद अपने कारनामों से अलग अलग क्षेत्रों में उन चीजों को साबित करने के लिए तुले हुए हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो रुख इस सरकार का है। अब कल ही कश्मीर में एक पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं, मुझे जो खबर मिली, और उनको शायद दिल्ली लाया गया है।
तो यह बात तो अब एकदम सामने है कि भारत में हो क्या रहा है। जो बातें कही जा रही हैं उनका जवाब दिया जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मैं अपने विश्वविद्यालय को देखता हूं कि मेरे विश्वविद्यालय में अभी मेरे पास कुछ छात्र आए जो भगत सिंह की शहादत के दिन के मौके पर कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि उन्हें इजाजत नहीं मिली विश्वविद्यालय के भीतर कार्यक्रम करने की। तो यह तो पिछले 8 सालों की घटना है कि अब भारत के विश्वविद्यालयों में वे छात्र जो माना जाता है कि आलोचनात्मक रवैया रखते हैं, उन छात्रों को, उन अध्यापकों को, मैं ऐसे अध्यापकों को जानता हूं जिनको सेमिनार्स में अब नहीं बुलाया जाता, बुलाकर उसके बाद न्योता वापस ले लिया जाता है। कई लोगों की किताबें निकाली जा रही हैं, वे हमारे सहकर्मी हैं, दूसरे लोग हैं। एक सवाल अभी आया हमारे हर विश्वविद्यालय को गया है, वह सवाल है कि क्या किसी पाकिस्तानी लेखक की कोई किताब पढ़ाई जा रही है जो भारत विरोधी है। अब मैं आज बात कर रहा था एक पुराने राज्यसभा और बाकी इससे जुड़े हुए व्यक्ति से, और उन्होंने कहा कि दरअसल इस प्रकार के सवाल एडमिट नहीं होते हैं क्योंकि जो इसका कोई सर न पैर हो। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा एडमिसिबिलिटी को लेकर नियम बने हुए हैं, और अगर सवाल इतने वेग हों तो ऐसे सवाल एडमिट ही नहीं किए जाते हैं। तो ये सवाल एडमिट किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पूरा शासन अब हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। अब ये प्रश्न जब पहुंचेगा हर विभाग में, जैसे मेरे विभाग में हम फैज अहमद फैज को पढ़ाते हैं, हम सादत हसन मंटो को पढ़ाते हैं, तो कोई ये कह सकता है कि भाई फैज तो भारत छोड़ के चले गए थे, मंटो चले गए थे, तो वो भारत विरोधी हो गए, तो हम उन्हें क्यों पढ़ाएं। तो एक सेंसरशिप अपने आप ही विश्वविद्यालयों में चल रही है पिछले 8-9 वर्षों से, और अब तेज हो गई है। राहुल गांधी की बात को हर कोई महसूस करता है, वो बोले या ना बोले, कि वे सही कह रहे थे, सच कह रहे थे। वे यहां कहें, लंदन में कहें, अमेरिका में कहें, वे सच कह रहे थे, और अब आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ एक बात कह रहे हैं, आपने मुझ पर आरोप लगाया, आपने संसद में आरोप लगाया मुझ पर, मैं सांसद हूं तो मुझे संसद के पटल पर अपना जवाब देने का अधिकार है। उस अधिकार से नियम अनुसार तो पूरा उनका हक बनता है, लेकिन आप कह रहे हैं मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। और दूसरी चीज जो हम लोग बहुत दिनों से बात करते रहे हैं कि ये पहली बार भारत में हो रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों अब सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, सरकार के प्रवक्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि राज्यसभा का सभापति यह कहे कि आप जो बोलना चाहते हैं पहले उसके पक्ष में सारे सबूत दे दीजिए, वो संतुष्ट हो जाएंगे तब बोलने देंगे। तो इसका मतलब कोई बात ही नहीं हो सकती है। इसी मौजूद से जुड़ा हुआ मैं एक और मिसाल देना चाहूँगा जो कम से कम मुझे काफ़ी मुझे वो जो खबर जब हमने पढ़ी तो बहुत बुरा लगा, और एक तरह से लगा कि सारी सीमाएं हम लोग पार कर चुके हैं। कि दफ्तर से ज़्यादा दूर गांधी पीस फाउंडेशन जो है बहुत एक प्रसिद्ध बिल्डिंग है और एक फाउंडेशन है, संस्था है जो अपना काम बहुत सालों से कर रहा है। वहाँ आप भी बोल चुके हैं, मैं भी बोल चुका हूँ। हाल ही में मैंने वहाँ पे एक वक्तव्य दिया, लेक्चर दिया, और कुछ लोगों ने वहाँ पे कश्मीर के मीडिया सिचुएशन के हवाले से वहाँ पे सेमिनार आयोजित करने की कोशिश की। अब आखिरी मोमेंट पे जो है पुलिस आके वहाँ पे कहती है, शायद कार्यक्रम के चंद मिनट पहले, कि भाई आप जो है हम आपको इजाज़त नहीं दे रहे हैं, आपको ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ेगा। और ये फैसला भी उन्होंने बहुत सोच समझ के लास्ट मिनट पे सुना है ताकि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको कोई मौका ना मिले, कोर्ट तक जाने का मौका नहीं मिले। क्योंकि उससे पहले एक हफ्ते पहले जब हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में कार्यक्रम रोकने की कोशिश की गई तो एक दिन का अवसर मौका था, तो ये लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट ने फिर इजाजत दी। तो और मुझे इस तरह से एक मतलब हंसी भी आई, क्योंकि चंद दिन पहले अनुराधा भसीन जो कश्मीर टाइम्स की संपादक हैं, उन्होंने एक लेख लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में, जहां पे उन्होंने कश्मीर के अंदर मीडिया सिचुएशन के बारे में बहुत जो है एक क्रिटिकल पीस लिखा। और उसके प्रतिक्रिया में अनुराग ठाकुर जो इस देश के आईएनबी मिनिस्टर हैं, उन्होंने
पब्लिकली कहा कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स तो झूठ का प्रचार करता है और इस जो लेख है इसमें सारी बातें झूठ है। और लोगों ने उनसे पूछा कि भाई बताइए एक भी चीज बताइए जो झूठा हो। तो मतलब आप हालात, आपने मीडिया का गला तो घोट ही दिया कश्मीर में, अब सारे हिंदुस्तान में इस तरह के केसेस हो रहे हैं, और आप दिल्ली में कश्मीर के मीडिया के हालात के पे आप चर्चा भी नहीं होने देते। कश्मीर में मीडिया के हालात पर चर्चा करने की कोशिश इसके पहले भी कुछ लोग कर चुके हैं, और उनको जहां जहां हॉल थे हर जगह से उनको कहा गया कि हम आपको जगह नहीं दे सकते, क्योंकि इस विषय पर बात करने पर हम पर शामत आ जाएगी हमारे ऊपर। आपने गांधी पीस फाउंडेशन की बात की, पिछले साल की आपको याद होगी जब रामनवमी के मौके पर जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, जुलूस निकालकर हिंसा की गई मुसलमानों की गलियों में जाकर, और बुलडोजर उसके बाद चला, और बुलडोजर पूरे भारत में चले। जीपीएफ में ही बुलडोजर जस्टिस पर एक सेमिनार करने की कोशिश की गई, डिस्कशन करने की कोशिश की गई, और जीपीएफ के एडमिनिस्ट्रेशन को यह धमकी दी गई कि अगर आपने यह सेमिनार होने दिया तो हम जीपीएफ को हमेशा के लिए सील कर देंगे, और वो सेमिनार वहां नहीं हो सका। ये पिछले साल की बात है। तो अब तो पूरे भारत में एक अनकही सेंसरशिप है, कोई घोषित रूप से सेंसरशिप नहीं है, लेकिन एक अनकही सेंसरशिप है। कोई आपको हॉल नहीं देगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे कहीं हॉल नहीं मिलेगा अगर मैं किसी विषय पर सेमिनार करना चाहूं। आरएसएस के लोगों को मिलेगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलेगा, लेकिन और कुछ खास विषयों पर लगातार मिलेगा, लेकिन बाकी विषयों पर नहीं। जितना संवेदनशील उनके विषय हैं उतना ही ज्यादा उनको मिलेगा, शायद उनको मिलेगा लेकिन हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए अब रामजस कॉलेज हो, दूसरे कॉलेज हो, उन जगहों पर इस तरह की गोष्ठियां होना बंद हो गई हैं, दूसरे विश्वविद्यालयों में बंद हो गई हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के लोग हमें बतला रहे थे कि अब हम गोष्ठियां नहीं कर पाते हैं। दूसरी जगह जब गोष्ठियां होती तो बहुत सावधान रहते हैं अपनी सूची तय करते हुए, किनको बुलाएं किनको ना बुलाएं, कम विवादास्पद लोगों को बुलाएं। तो ये सब कुछ हमारे आंख के आगे हो रहा है। फिर कौन किसको झुठलाना चाहता है कि भारत में जनतंत्र बचा हुआ है। अगर भारत में जनतंत्र बचा हुआ है तो एक स्तर पर बचा हुआ है, वह है आप उस 19 साल के पत्रकार की बहादुरी को देख सकते हैं। वह भी जनतंत्र ही है, वो जनतंत्र के लिए काम कर रहा है, तो वह बचा हुआ है। या फिर वह पत्रकार जो कल कश्मीर से गिरफ्तार करके ले आया गया, तो बावजूद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके वो काम कर रहा था वहां पर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जनतंत्र बचा हुआ है तो वो सरकार की वजह से नहीं बचा है, वो बचा हुआ है इन लोगों के कारण जो अभी भी जनतंत्र को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें तो एक और मैं सवाल या इशू उठाना चाहूँगा कि कभी कभी ये, बल्कि 3-4 दिन पहले एक नौजवान मुझे मिला जिन्होंने कहा कि भाई कुछ लोगों ने सो कॉल्ड लिबरल मीडिया की आलोचना करते हुए ये कहा कि भाई जब लिबरल जर्नलिस्ट या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट उन पे कार्रवाई होती है तो बहुत शोर मचता है और हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब जो है राइट विंग की ओर से, दक्षिणपंथी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ख्यालातों की ओर से जब कोई कार्रवाई की जाती है, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ, तो फिर हम सब लोग चुप हैं। और मिसाल जो दिया उन्होंने, और मैं इसलिए उठाना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है कि हमारे कुछ दर्शक हों ऐसे जो भ्रमित हो इस सवाल को लेके। तो मनीष कश्यप का मिसाल उन्होंने कहा कि उनको दिया गया। मनीष कश्यप वो सज्जन हैं जिन्होंने बिहार में वीडियोस को बनाया और फिर उनको प्रोपेगेट किया, जो एक झूठी खबर तमिलनाडु के बारे में फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि तमिलनाडु में जो बिहार या झारखंड मूल के जो मजदूर हैं उन पे हमले हो रहे हैं, उनका कत्ल हुआ है, उनको भगाया जा रहा है, और एक तरह से एक पैनिक का माहौल बनाने की कोशिश की गई। और अब जाहिर है कि तमिलनाडु में और बिहार में गैर बीजेपी सरकारें हैं और उन्होंने इन चीज़ों को बहुत संजीदगी से लेते हुए केस को आगे अपने इन्वेस्टिगेशंस की, और फिर ये लड़का, ये मनीष कश्यप जो है गिरफ्तार हो सकता है और लोग भी गिरफ्तार हों। तो सवाल ये उठाया गया हमारे जो है नौजवान मित्र से कि भाई
आप इनके बारे में क्यों नहीं कहते? ये भी पुलिस दमन है, उनका भी जो है, उनकी भी आवाज़ दबाई जा रही है, उनको वीडियो नहीं बनाने दिया जा रहा है। तो मेरा रिस्पॉन्स ये था कि भाई आप अमेरिका जैसे मुल्क में भी देख लें, जहाँ पे हिंदुस्तान के कंपैरिजन में फ्री स्पीच बहुत ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट मिलता है। और वहाँ पे एक बेसिक रूल ऑफ थंब है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इट डज नॉट अलाउ यू टू शाउट फायर इन अ क्राउडेड थिएटर। आप अगर किसी क्राउडेड सिनेमा हॉल में हैं और आपने चीखना शुरू कर दिया कि भाई आग लग गई, तो जाहिर है कि लोग उठ के भागना शुरू करेंगे, पैनिक में लोग भागेंगे, वहां पे स्टैम्पीड होंगी, हो सकता है कि लोग घायल हों, कुछ लोग मर भी जाएं। तो वहां का ये मानना है कि भाई ये नहीं कर सकते। मतलब ये मिसाल इसलिए दिया जा रहा है कि भाई कोई स्पीच जिससे आप किसी जो है और लोगों की राइट्स को या उनके लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं, तो जाहिर है कि ये प्रतिबंधित स्पीच है। तो जाहिर है कि अगर आप फेक न्यूज इस मंशा से फैला रहे हैं जानबूझ के, ये अलग बात है कि आपने किसी ने आपको वीडियो भेज दिया और ना समझे में आपने उसको फॉरवर्ड किया, उसको हम क्राइम थोड़ी मानेंगे। लेकिन अगर आप सोच समझ के गलत इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, उसको सर्कुलेट कर रहे हैं इस मंशा से कि भाई दो समुदायों के बीच में एक या तो अराजकता फैले या लोग घबरा जाए या लड़ाई हो, तो इसको पत्रकारिता से या फ्री स्पीच से हम लोग नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल, आपने उस सीमा की बात की और वो उदाहरण बहुत अच्छा है जो आपने कहा कि आप एक भीड़ भरे सिनेमा हॉल में अचानक फायर नहीं चला सकते, और आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आशंका हो गई थी कभी, क्योंकि उसके खतरे बहुत ज़्यादा हैं, उसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। और मनीष कश्यप ने जो किया वो तो बिल्कुल जानबूझकर उसने किया, उसने एक नाटक किया, उसको फिल्माया और उसके बाद उसको फैलाया। और फैलाकर वो बार बार ये कहता रहा कि मैं इस पर अड़ा हुआ हूं, और ये पर्दाफाश हो गया तुरंत ही कि नकली वीडियो हैं और इसमें दोनों अभिनेता हैं। और लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि तमिलनाडु में जो बिहारी लोग होली के मौके पर यूं ही घर आ रहे थे, उनमें भी भय फैल गया, क्योंकि उनको पता नहीं चला कि तमिलनाडु के किसी कोने में हो सकता हो रहा हो। उनमें खुद खौफ फैल गया और यह बात पूरी तरह से झूठ थी। तो इसको पत्रकारिता कैसे कहा जा सकता है? यह मेरी समझ के बाहर है। जैसे अगर जी टीवी में आपने एक चार्ट बनाया और कहा कि भारत में लैंड जहाज चल रहा है, भारत में थूक जहाज चल रहा है, भारत में लव जहाज चल रहा है, यूपीएससी जहाज चल रहा है, तो इसको पत्रकारिता कैसे कहा जा सकता है? यह स्पष्ट तौर पर घृणा प्रचार है। और अभी जो ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है उसने ऐसे कुछ प्रसारणों कुछ चिन्हित भी किया है और दंडित भी किया है कि इसको आप पत्रकारिता नहीं कह सकते हैं। तो यह जो कर रहा है वह तो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वो कर क्या रहा है। जो लोग उसको बहाना बनाकर दलील दे रहे हैं वे भी जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, कि वे सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं ताकि दूसरी तरफ जो दमन हो रहा है उसको उचित ठहरा सकें, और वे खुद जो घृणा प्रचार कर रहे हैं उसको भी उचित ठहरा सकें, क्योंकि मनीष कश्यप को कहीं से पत्रकार नहीं कहा जा सकता। अब इस पूरे यह जो मनीष कश्यप ने किया इसको कैसे जायज ठहराया जा रहा है कि नहीं, तमिलनाडु में आखिरकार एक मंत्री ने बिहारियों के खिलाफ बात तो की थी, तो उसने बात की होगी, क्या आपने उसको लेके वीडियो बनाया? क्या आपने उसकी आलोचना की? अगर उसकी आलोचना की होती तो जायज था। आपने वो नहीं किया, आपने कहा हमला हो रहा है, हत्या हो गई है। दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण ने हेडलाइन चलाई, हत्याएं हो गई हैं, आज तक माफी नहीं मांगी। तो यह तो बहुत ही भयानक है, जिसमें हमें मालूम है कि गुजरात में 2002 के पहले संदेश ने किस प्रकार के समाचार प्रसारित किए, छापे, जिसमें उसने कहा कि हिंदू औरतों के स्तन काट लिए गए हैं, उनके साथ बलात्कार किया गया, और पूरी तरह से झूठ था। और संदेश के संपादक ने स्वीकार किया कि उसने झूठ छापा क्योंकि उसकी जरूरत थी, और एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट ने सारा इसका पर्दाफाश भी किया। और यह चीज उसी तरह जैसे बाबरी मस्जिद वाले समय में मुलायम सिंह यादव को की सरकार को जब गोली चलवानी पड़ी उपद्रवी भीड़ को रोकने के लिए, तो उस समय भी अखबारों ने झूठ छापा कि सरयू लाल हो गई, सरयू का पानी लाल हो गया, और ये जानबूझकर उन्होंने झूठ छापा। तो इस झूठ को और नफरत फैलाने के प्रयास को पत्रकारिता तो नहीं कहा जा सकता। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि हिंदुस्तान में जमहूरियत या जनतंत्र खतरे में है या नहीं है,
जाहिर है कि इस पे अलग अलग विचार हो सकते हैं। आपकी राय कुछ और हो सकती है, अपूर्व की राय कुछ और हो सकती है, मेरी राय कुछ और हो सकती है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी इस सवाल पे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन सवाल पूछने का हक और एक ओपिनियन देने का हक ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। और अब अगर दबाव, और जिस तरह से पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं कि आप ये सवाल पे चर्चा भी नहीं कर सकते, आप एक ओपिनियन नहीं दे सकते, आप सिचुएशन को या तो सरकार के पक्ष में बातें रखें कि भाई जिस तरह से सरकार कह रही है वही ठीक है, और अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते, अगर आप कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो आपको चुप किया जाएगा, आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस जिसके पतन का विवरण हम यहाँ पे देते रहे हैं, शायद अभी तक उसका फाइनल लिमिट हम लोग नहीं पहुँचे हैं। और आने वाले दिनों में ये जो हमला है फ्री स्पीच पे, ये क्या शक्ल लेगा, क्या रुख लेगा, इस पे हम लोग यहाँ पे रहेंगे, इस पे चर्चा करने के लिए, इस पे डिस्कस करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए वायर के साथ, और साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम को साझा करें, और जो आर्थिक सहयोग आप दे सकते हैं वायर के वीडियोस को इंकरेज करने के लिए, बढ़ावा और प्रमोट करने के लिए आप इसको करते रहें। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।